सफ़र, काम, नताइज, तुलबा, ख़ानदान, मुआशरा और इदारा, इन सब का बेहद दबाव होता है। आप हर दिन कई किरदार निभाते हैं। अगर आप स्ट्रेस को सही तौर पर समझ लें और दुरुस्त तरीके से सँभाल लें, तो आपकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। आपकी सेहत बेहतर रहती है, आपके तौलकात मज़बूत होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा होती है, तालीमी माहौल बेहतर होता है। इस तरबीती सेशन में हम आज स्ट्रेस को पहचानेंगे, उसके ज़राए को समझेंगे, उसकी इकसाम का ज़िक्र करेंगे और कुछ ऐसे आसान तरीके सीखेंगे, जिनकी मदद से आज ही हम इनको इस्तेमाल करके अपनी और जो हमारे पास तलबा और तालिबात हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर, आसान और स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। ये इतना अहम टॉपिक है कि जब तक इस टॉपिक के बारे में 1924 में डिटेल सामने नहीं आई थी, तो बहुत से लोग अपनी जान से इसलिए चले जाते थे कि स्ट्रेस की वजह से उनकी मौत या उनकी कारकर्दगी कम होने की या उनके बीमार होने की कोई जिस्मानी वजूहत सामने नहीं आती थी। लेकिन इस टॉपिक के मालूम तारीख में आने के बाद बहुत हद तक लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में 100 साल पहले से लेकर आज की तारीख तक बहुत ज़्यादा आगाही भी हुई और उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से जो सुइसाइडल टेंडेंसीज़ हैं और सुइसाइडल अटेम्प्ट्स हैं, ये ख़ास तौर पर जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों में और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट ग्रुप के हैं या पैस ग्रुप के, यानी कि जो सीएसपी ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर भी हमने देखा कि सुइसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम असातिज़ा के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो किरदार होते हैं, रोल होते हैं, उनको निभाते हुए मुख्तलिफ तरह के दबाव आते हैं और उन दबाव का सामना कैसे करना है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये है आज का बुनियादी मौजू, ताकि हम देख सकें कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनकी मदद से हम स्ट्रेस को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कोपिंग कर सकते हैं। उसी के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन। आज मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। जो पहला हिस्सा है प्रेजेंटेशन का, उसमें सिर्फ 3 स्लाइड्स होंगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये बहुत लंबा टॉपिक है। यूजुअली मैं 2 दिन की जो वर्कशॉप करता हूँ पेपरा इस्लामाबाद में या बाकी इदारों में, जिनका अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो लेकिन उसको 1 घंटे में समोना इतने बड़े टॉपिक को, जो मेरा अपना ज़ाती पसंदीदा टॉपिक भी है और जो इस टॉपिक के बानी हैं, यानी जिन्होंने ये कॉइन की थी टर्म, जिन्होंने काम किया पहली बार, वो मेरे दादा उस्ताद यानी मेरे ग्रैंड टीचर भी हैं। तो उसको 1 घंटे के अंदर समोना बल्कि 50-45 मिनट में बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने 3 के ऊपर सिर्फ इत्तफ़ाक किया। पहले हम देखेंगे स्ट्रेस क्या है, फिर इसकी इकसाम देखेंगे, फिर देखेंगे किन लोगों को स्ट्रेस होती है। और जो दूसरा हिस्सा होता है बहुत फंक्शनल हिस्सा होगा हमारा, जिसमें हम कोई 20 प्लस तरीके सीखेंगे, 20 प्लस तरीके। उनकी मदद से हम देखेंगे कैसे हम अपनी स्ट्रेस को कोपिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड अपनी, व्हाट इज़ स्ट्रेस? आपने देखा होगा जो ही मैंने व्हाट इज़ स्ट्रेस लिखा हुआ है, तो उसके साथ ही राइट के ऊपर हाइपरलिंक दिया हुआ है, 1 टू 5। ये 5 पेजेज़ हैं, जो ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं। तो इन 5 पेजेस का मैं साथ-साथ आपको हवाला देता जाऊँगा कि उसमें क्या है जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा है। तो इसमें वो 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, जिनका ज़िक्र किया गया है, वो मैंने आपको यहाँ पर भेजे हैं हाइपरलिंक में। और उसके बाद जो नेक्स्ट हाइपरलिंक आएगा, उसमें मैं बताऊँगा। पहले 2 पेज तो वो हैं, नेक्स्ट 2 पेज कौन-से, ये भी मैं आपको बताऊँगा। स्ट्रेस के बारे में मेरे जो टीचर थे डॉक्टर हैंस सेले, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ अ फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च, बुदापेस्ट में होते थे वो। और उन्होंने एसजे यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी। उसी यूनिवर्सिटी से मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। उनके बेटे और बेटी जो है यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। तो डॉक्टर हैंस सेले का बहुत खूबसूरत एक जुमला बोला जाता है, वहाँ लिखा भी है यूनिवर्सिटी में, एवरीवन नोज़ व्हाट स्ट्रेस इज़, बट नो वन रियली नोज़। हम सब जानते हैं स्ट्रेस क्या है, मगर हम में से कोई भी नहीं जानता कि स्ट्रेस क्या है। आपने ज़िंदगी में 45 किताबें और कोई 1685 रिसर्च आर्टिकल लिखे सिर्फ स्ट्रेस के ऊपर। 2 जुमले मैं और चाहूँगा आपके सामने पेश करूँ, जगह की कमी की वजह से लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला जुमला उनका, वो कहते हैं
अ मैन विदाउट स्ट्रेस इज अ डेड पर्सन। यानी दुनिया में एक ही शख्स है जिसको स्ट्रेस नहीं होती, वो है जो कि दुनिया से जा चुका है। वरना जो दुनिया में जिंदा है उसे किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई स्ट्रेस जरूर होती है। ये अलग बहस या अलग मौजू है कि वो अपनी स्ट्रेस को किस तरह से कोपिंग कर लेता है, या उसको मिनिमाइज कर लेता है, या उसको मैनेज कर लेता है। दूसरा और बल्कि तीसरा जुमला उनका जो है वो इससे भी खूबसूरत है कि उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट एंड शुड नॉट बी क्योर्ड ऑफ आर स्ट्रेस बट merely taught टू enjoy इट। वो कहते हैं हमें अपनी स्ट्रेस को हम खत्म नहीं कर सकते और ना ही हमें खत्म करना चाहिए। हमें सिर्फ ये सीखना है कि स्ट्रेस से इंजॉय कैसे करना है। अब इसमें जो दरमियान का हिस्सा है ना, कि हमें अपनी स्ट्रेस को खत्म नहीं करना चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। आप भी सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस अगर बुरी चीज है, इसे क्यों खत्म नहीं करना। इसका जवाब इस अगली स्लाइड के ऊपर ही आ जाएगा इंशाल्लाह, कि हमें इसे क्यों खत्म नहीं करना। अब आते हैं स्ट्रेस की ऑपरेशनल डेफिनेशन के ऊपर। डॉक्टर हेंसल ये अपनी किताब में लिखते हैं, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शंस। ये आधा हिस्सा है। ये जो कलर कोडिंग की हुई है ये कॉन्शियसली की हुई है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इसका आगाज हमारे जहन से, हमारी सोच से, हमारी थिंकिंग से, हमारी कॉग्निशन से होता है। जब हम जहन में सोचते हैं, मिसाल के तौर पर इस वक्त जब आपके जहन में आता है कि हमने कंप्लीशन के बाद 12 तारीख के बाद एक टेस्ट देना है, उस टेस्ट में हमारा पास होना जरूरी है। जो ही आप ये सोचते हैं तो आपके जहन के अंदर एक स्ट्रेस पैदा होती है। जहन से ये स्ट्रेस आपके जिस्म यानी फिजिकल फिनोमिनाज में जाती है। आपकी बॉडी जो है वो जहन के जेर असर, क्योंकि जहन जो है वो कैप्टन की तरह बॉडी को चलाता है। बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स देती है जैसा जहन सोचता है। और जब बॉडी के अंदर कोई तब्दीली आती है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो मेरे और आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। इमोशंस यूजुअली दो तरह के होते हैं, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। दोनों में जो हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं, उनकी वजह से हमारा फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल रिएक्शन यानी रद्द अमल तब्दील हो जाता है। हमारा किरदार बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा जिस्मानी रद्द अमल बदल जाता है। ये चारों काम यानी जहनी, जिस्मानी, हैजानी या जज्बाती और किरदारी रद्द अमल कब होता है? सेकंड पार्ट, टू एनी परसीव डिमांड और थ्रेट, जब हम माहौल में अपने लिए कोई खतरा महसूस करते हैं। अगर इस सारे को मैं वन लाइनर में बयान करूं तो हम यूं कह सकते हैं कि आपका जिस्म और दिमाग मुतालबात और दबाव पर जो रद्द-ए-अमल देते हैं, उस रद्द-ए-अमल को स्ट्रेस कहा जाता है। अब कैसे पता चले मुझे और आपको जो बिल्कुल आम यानी कि जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं, जिन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ा नहीं, उस शख्स को कैसे पता चले? मेरे और आपके घर में माँ-बाप भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बीवी या हस्बैंड भी होंगे। ज़रूरी तो नहीं कि सारे प्रोफ़ेसर हों और सबने स्ट्रेस को या इस टॉपिक को पढ़ा हो या इसकी ट्रेनिंग ली हो। तो उनको अगर मैं और आप समझाएँ, तो उनको कैसे पता चले कि हमें स्ट्रेस का आगाज़ हो गया है या नहीं हुआ? इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन देने लगा हूँ, जो डॉक्टर लज़ारस ने दी थी। तकरीबन ये भी 100 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा S इज़ इक्वल टू P इज़ ग्रेटर दैन R। इस इक्वेशन में एस का मतलब है स्ट्रेस, पी का मतलब है प्रेशर, आर का मतलब है रिसोर्स। तो डॉक्टर लजारस का ये फार्मूला बड़ा वाज़ेह तौर पे बता देता है हर शख्स को कि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि उसको कब पता चल जाएगा उसे स्ट्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। वो कहते हैं कि स्ट्रेस उस वक्त होती है जब हमारी जिंदगी में दबाव ज्यादा होता है और इस दबाव का मुकाबला करने के लिए हमारे पास जराए नहीं होते। ज़राए से मुराद ये है कि अगर आपको कोई समाजी मसला है या समाजी स्ट्रेस है, तो समाजी ज़राए चाहिए। अगर आपको कोई फाइनेंशियल या मुआशी मसला है, तो मुआशी ज़राए चाहिए। अगर आपको कोई रूहानी मसला है, तो रूहानी ज़राए चाहिए। तो जिस तरह का प्रेशर होगा, उसी तरह के आपको ज़राए चाहिए होंगे। अगर आपके पास ज़राए मौजूद हैं, रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, तो स्ट्रेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्ट्रेस पैदा ही तब होती है जब मेरे पास मतलूबा ज़राए नहीं होते, जिनसे मैं मुकाबला कर सकता हूँ अपने दबाव का। तो लिहाजा हर वो शख्स जिसके ऊपर दबाव किसी भी तरह का आए और उसे महसूस हो कि इस दबाव का मुकाबला करने के लिए मेरे पास वो मतलूबा ज़राए नहीं है, उसे समझ लेना चाहिए उसे स्ट्रेस होना शुरू हो गई है। इसके लिए हर शख्स का स्ट्रेस लेवल या हर शख्स का थ्रेशोल्ड लेवल यानी दबाव लेने का और रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करने का अगेंस्ट प्रेशर, वो अलग अलग ताकत होती है। इसलिए हर शख्स का स्ट्रेस का लेवल भी अलग होता है। एक शख्स का स्ट्रेस का लेवल दूसरे के साथ मैच नहीं करता। जैसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं, इनफरादी इख्तलाफात, बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्ट्रेस भी इनफरादी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है।
नेक्स्ट स्लाइड है, नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। ये उसी सवाल का जवाब है जो पिछले मेरी बात से जुड़ी हुई है, जिसमें मैंने डॉक्टर हेंस सेले के हवाले से एक जुमला बोला था कि वी कैन नॉट एंड शुड नॉट बी क्योर्ड ऑफ आवर स्ट्रेस, यानी हमें अपनी स्ट्रेस खत्म नहीं करनी। इसका जवाब है, डॉक्टर हेंस सेले कहते हैं नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड, इसलिए खत्म नहीं करनी क्योंकि सारी स्ट्रेस जो है वो बुरी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तीन किस्में होती हैं स्ट्रेस की। पहली कहलाती है डिस्ट्रेस, दूसरी कहलाती है यू स्ट्रेस, तीसरी कहलाती है न्यू स्ट्रेस। जो पहली किस्म है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस एक ऐसी किस्म है जो अनफेवरेबल है, जो नेगेटिव है। जब हम इवेंट्स की, चाहे वो हकीकी हो या मेरे और आपके जहन की इख्तरा हो, यानी ख्याली हो, मुतखय्यला में हो, दोनों सूरतों में ये पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन नेगेटिव होती है, ये अनफेवरेबल होती है, हमारे खिलाफ चलती है। कब? when we see no light at the end of the tunnel, जब हमें अपनी जिंदगी की सुरंग में हर तरफ अंधेरा नजर आता है, जब हमें कोई कान सुनने वाला नहीं मिलता, जब हमें कोई हाथ थपकी देने वाला नहीं मिलता, जब हमें कोई बाजू साथ पकड़ के चलाने वाला नहीं मिलता, जब मैं खुद को तन्हा महसूस करता हूं, यही वो डिस्ट्रेस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, इसके इजाफा होने की वजह से जब हर तरफ नाउम्मीद हो जाते हैं, तो वो खुदकुशी की तरफ, बीमारियों की तरफ, खुद को इल्जाम देने की तरफ, खुद को नुकसान देने की तरफ और मुआशरे को नुकसान देने की तरफ जाते हैं। इसकी बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं डिस्ट्रेस की। एक होती है एक्यूट डिस्ट्रेस, एक होती है क्रॉनिक डिस्ट्रेस। एक्यूट डिस्ट्रेस होती है कि जो नेचर में बड़ी इंटेंस होती है, यानी कि बहुत शदीद आती है। जैसे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपको और मुझे इस वक्त ट्रेनिंग देते या लेते हुए कोई ऐसी खबर घर से या अपने मुआशरे से या आवाम से मिले जो कि नाखुशगवार हो, तो डेफिनेटली हमारा जो फर्स्ट रद्दमल होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर क्या होता है कि हम जिंदगी में वापस आ जाते हैं, ड्यूरेशन के बाद, गुजरने के बाद, या वक्त गुजरने के बाद, वो एक्यूट जो इंटेंस नेचर में आई होती है स्ट्रेस, वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके मुकाबले में एक होती है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये अगरचे बड़ी शिद्दत से तो नहीं आती, बड़े स्लो आती है, स्लो पॉइजनिंग की तरह होती है, दीमक की तरह चाटती है अंदर ही अंदर, मगर मुसलसल कई महीनों या सालों तक हमारा पीछा कर रही होती है। जैसे घर में कोई बीमार हो, कोई आपकी ख्वाहिश हो, आपने कोई गाड़ी लेनी हो, पैसों की कमी हो, अपने बच्चे को पढ़ने भेजना हो, किसी बच्चे की फीस देनी हो, बेटी की शादी करनी हो, बेटे को मोटरसाइकिल लेके देना हो, वालद बीमार हो, वालदा बीमार हो, कोई बच्चा बीमार हो, हस्बैंड या वाइफ बीमार हो, और 6 महीने से ज्यादा ये मुसलसल स्ट्रेस आपके साथ चल रही हो और कई सालों तक चल रही हो, तो उसे हम क्रॉनिक डिस्ट्रेस कहते हैं। इसके मुकाबले में खालिक कायनात ने एक मुस्बत स्ट्रेस भी पैदा की है, जो कि बहुत गुड होती है, अच्छी होती है, मुस्बत होती है, फायदेमंद होती है, मोटिवेट करती है, इंस्पिरेशन देती है। आप कहेंगे ये कौन सी स्ट्रेस है जी जो मुस्बत भी होती है? देखिए, हम में से इस वक्त जितने लोग भी ट्रेनिंग में बिजी हैं, हम में से शायद कोई भी ना हो जिसे ये यकीन हो कि अगला सांस आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं और आप कल की तैयारी करते हैं। हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, जुराबें पास रखते हैं, टाइयाँ पास रखते हैं, फीमेल अपना दुपट्टा पास रखती हैं। हम प्रोग्राम बनाते हैं जी, जुमे को मैं ट्रेनिंग से फारग होकर हफ्ते को आऊँगा, इतवार को खाना खाएँगे, ईद पे फलां करेंगे। मेरा सवाल ये है, जब अगले लम्हे का नहीं पता, तो फिर हम अगले दिनों की, महीनों की और सालों की तैयारी क्यों करते हैं? आप कहेंगे सर इसका एक ही जवाब है, वो है उम्मीद, कि हमें कल पर उम्मीद होती है। तो मैं आपसे कहूंगा, कल की उम्मीद में आज तैयारी करना, ये मुस्बत स्ट्रेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। यही पॉजिटिव है, यही बेनिफिशियल है, यही वो स्ट्रेस है जो मोटिवेट करती है। अगर ये हमारे अंदर ना हो तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, हम तो वहीं फंस जाएंगे कि हमें तो कल का अंदाजा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं। तो कल के लिए, जैसे आप अभी का टेस्ट होना, मैंने अभी मिसाल दी आपको स्ट्रेस की, तो अगर आप उसकी स्ट्रेस नहीं लेंगे, जो कल आपने इम्तिहान देना है, 100 नंबर का या 200 नंबर का टेस्ट, तो जब तक आप उसकी स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप तैयारी नहीं करेंगे, और जितनी ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी, स्ट्रेस का लेवल नीचे आता जाएगा। सो ये बहुत पॉजिटिव होती है, ये हमें से हर एक को चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही हम ना लें, तो फिर हम डेफिनेटली कल के लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त नहीं कर सकते, वो चाहे रोजे क़यामत हो या हमारी जिंदगी का कल हो। तीसरी किस्म स्ट्रेस।
कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा सेंसिटिव स्टिमुलस जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंटल नहीं होता, यानी उसके कोई ऐसे खतरनाक नतायज नहीं होते। जैसे मैं और आप जा रहे हैं बड़े मजे से गाड़ी चलाते या मोटरसाइकिल चलाते, आप इशारा बंद हो गया, हमें पता है कि अभी खुल जाएगा इशारा, कोई ऐसा मसला नहीं, और वो इशारा खुल भी जाता है। सो इस तरह की चीजें इनकॉन्सिक्वेंटल या अनइम्पॉर्टेंट कहलाती हैं, ये भी इतना डेंजरस नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला है, उसे कहते हैं यर्क्स डॉटसन प्रिंसिपल। ये बहुत मजे की बात है। यर्क्स डॉटसन, जो यर्क्स से, उनका पूरा नाम है रॉबर्ट एम्स यर्क्स, ये अमेरिकन थे और ये बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना यूएनएल्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे और प्राइमोलॉजिस्ट थे। और इनके साथ डॉटसन एक साहब हैं जिनका पूरा नाम है जॉन डिलिंगम डॉटसन। इन्होंने मिलकर एक फार्मूला दिया जिसे हम यर्क डॉटसन लॉ कहते हैं। ये फार्मूला बड़ी मजेदार बात कहता है। ये कहता है to achieve a certain achievement you need a certain level of stress। यानी आपको एक खास तरह की कामयाबी हासिल करने के लिए उसी तनासब से खास तरह की स्ट्रेस भी लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव भी है। जितनी आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं उतना ही आपको वो ऊपर लेकर जाती है। वो जैसे कहा था ना असगर सौदाई ने, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो यूस्ट्रेस वो होती है जो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए लेके जाती है। इसलिए डॉक्टर हेंसेले ने कहा नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। अब बैड कब होती है? बैड तब होती है जब हम मुस्बत से, अच्छी स्ट्रेस से निकलकर हमारा पांव डिस्ट्रेस यानी नाउमीदी की तरफ जाता है। इंसान होने के नाते हम कितना अपने आप को बचा सकते हैं? सो एक इंसान और कमजोर होने के नाते हम उस नेगेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं और वही दरअसल हमारा नुकसान करती है। तीसरी हमारी जो स्लाइड है पहले हिस्से की, जो मैंने आपसे वादा किया था, वो है वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस। वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस से मुराद ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग देखे गए हैं तजर्बात या साइंसी एविडेंसेस या उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद। पहला ये है स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि बहुत जल्द, बहुत तेजी के साथ जो स्ट्रेस को ले लेते हैं। कुछ लोगों की आदत, सोच, सेहत और हालात ये तय करते हैं कि उन पर स्ट्रेस का कितना असर या दबाव होगा। उनकी जो ट्रेनिंग होती है साहब वो बताती है। ये हर जगह स्ट्रेस प्रोन के मुराद के बहुत जल्द स्ट्रेस को कबूल कर लेते हैं। इन्होंने अपने पास बैग रखे होते हैं, ये भरते रहते हैं स्ट्रेस से। कहीं से भी स्ट्रेस आनी है, इन्होंने फैसला कर लिया कि हमने अपने घर लेकर ही जानी है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटीज होती हैं। लेकिन उनके मुकाबले में खालिक कायनात ने कुछ ऐसे लोगों की तरबियत की होती है, ऐसी आदत दी होती हैं, ऐसी सोच दी होती है, ऐसी सेहत दी होती है, ऐसे हालात दिए होते हैं, ऐसे घर से और माहौल से उनको ट्रेंड किया होता है कि वो सेल्फ रेजिस्टेंट, यानी जिस तरह की भी स्ट्रेस आए वो कहते हैं अल्लाह है ना। वो अपने रब को, वो अपने आप पर एतमाद करते हैं, अपने यकीन पर एतमाद करते हैं, अपनी मेहनत पर एतमाद करते हैं और रजिस्ट कर लेते हैं स्ट्रेस को। जो रजिस्ट कर लेते हैं उनको बहुत कम जरूरत पेश आती है मैनेज करने की, क्योंकि ऑलरेडी वो रेजिस्टेंट उनके अंदर मौजूद होती है, उनकी तरबियत में होती है। मगर जो स्ट्रेस प्रोन का शिकार होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना। अब कैसे पता चले मुझे और आपको कि आप और मैं स्ट्रेस प्रोन है कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट हैं? कहने को तो हम कहेंगे जी हम तो जी बड़ी बड़ी स्ट्रेस झेल लेते हैं, लेकिन बेहतर फैसला होगा हमारे घर वाले करें या फिर कोई टेस्ट हो। तो मैंने आपको जो हाइपरलिंक पेज भेजे हैं 1 to 5 जिस पे लिखा हुआ है, उसका पेज नंबर 3 और 4, 3 पे इंग्लिश में टेस्ट है, 4 में उर्दू पे है। 20-20 सवालात हैं, बड़े आसान सवाल हैं। आगे 5 पॉइंट स्केल दिया हुआ है जिसमें आपने कहना है कि हमेशा, ज्यादातर, मालूम नहीं, कभी कभार, कभी नहीं। और सवाल ऐसे हैं कि मैं 24 घंटे में एक बार अच्छा खाना खाता हूं, मैं 24 घंटे में 8 घंटे नींद पूरी, इस तरह के सवाल। उर्दू इंग्लिश मैंने इसलिए दे दिए कि बाज घरों में हमारे कुछ पेरेंट्स या हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते या बड़े, तो ये घर के लिए भी इस्तेमाल हो सके। और उसी पेज के अंदर जो 3 और 4 पेज आपको मैंने दिए इंग्लिश और उर्दू का, उसी के नीचे मैंने उसकी की भी दे दी आपको। ये आपने मेरे से शेयर नहीं करना, ना किसी और से शेयर करना। ये खुद ही आपने अपने ऊपर आज इस क्लास के बाद या आज ट्रेनिंग के बाद आपने उसको फिल करके देखना है कि आप और आपसे जुड़े 5 लोग, आप और आपसे जुड़े 5 लोग, वो घर में हों या आपके इदारे में हों या जहां पर आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, अगर तो वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट है सारे के सारे, यानी वो कंपनी जिसमें आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं और आप खुद, तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, लकी हैं, आपको मुबारकबाद हो। आपको शायद अगली स्लाइड्स की इतनी जरूरत ना हो।
लेकिन अगर आप या आपका माहौल स्ट्रेस प्रोन है, यानी बहुत जल्दी स्ट्रेस लेने वाले लोग आपके करीब हैं और आपकी भी इसी आदत है, तो फिर आपको नेक्स्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की और उन तरीकों को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाने की, कि जिनकी मदद से हम बहुत अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। पार्ट 2 शुरू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज़। वो कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ प्रॉब्लम विदाउट अ गिफ्ट फॉर यूनिट्स हैंड्स, यू सीक प्रॉब्लम्स बिकॉज यू नीड देयर गिफ्ट्स। खाल के कायनात ने आज तक कोई ऐसा मसला पैदा नहीं किया, कोई ऐसा इशू पैदा नहीं किया, कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की, कोई ऐसी आजमाइश पैदा नहीं की, कोई ऐसी पैथोस पैदा नहीं किया, कोई ऐसी सैडनेस पैदा नहीं की, कोई ऐसा क्राइम पैदा नहीं की जिसके हाथों में खालक हमारे लिए अनाम लेकर नहीं आता। हमें आजमाइशें इसलिए मिलती हैं कि हम उनके अनामात को हासिल करने के काबिल बन सकें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे कर सकें। सूरह अल-शरा में सूरह अल-शरा में 5 और 6 गालिबन आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, इंडीड विद हार्डशिप देयर इज ईज। हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये इसकी बुनियादी कैच लाइन है इसकी। मगर इस पर आगे जाने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो कौन-सी ठोस आदत, सोच और तर्ज़ अमल है, जिसे इख्तियार करने के बाद मैं और आप मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो 20 तरीके मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, बल्कि 20 प्लस हैं, ये तरीके सिर्फ दुनिया में यही तरीके नहीं है स्ट्रेस को मैनेज करने के। अगर इसको पढ़ने के दौरान या बाद में आप में से कोई कहे कि सर जब मैं वज़ू करता हूँ, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मैं उम्रे पे जाता हूँ, जब मैं हज करता हूँ, जब मैं सदका खैरात देता हूँ, जब मैं वालिदैन की खिदमत करता हूँ, जब मैं किसी कमज़ोर, नातवाँ और गरीब की मदद करता हूँ, जब मैं गुस्ल करता हूँ, जब मैं आराम करता हूँ, जब मैं अपने बेटे-बेटी से प्यार से बात करता हूँ, जब मैं अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता हूँ, तो उस वक़्त भी मेरी स्ट्रेस मैनेज होती है। मैं कहूँगा बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये आपने तरीके जारी रखने, इनको ख़त्म नहीं करना आपने। ये बहुत मुस्बत तरीके हैं। हर वो तरीका जो आपके कल्चर में, आपके मज़हब में, आपके मुआशरे में, आपके समाज में जायज़ करार पाया, उसको आप जारी रखिए। बदकिस्मती ये है कि 57 मुसलमान मुल्क मिलकर इन सारी बातों को जो मैंने अभी आपके सामने रखी, इनको किसी लेबॉर्ट्री में, इनको किसी रिसर्च में साबित करके पेपर लिखकर दुनिया को नहीं बता सके कि ये चीज़ें भी हैं जो स्ट्रेस से बचाती हैं। मैं जो 20 चीज़ें आपके सामने रखूँगा, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि उसे कुरान और हदीस और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में साबित कर सकूँ कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें, बल्कि सारी चीज़ें वो हैं जो हमें ऑलरेडी हमारे दीन ने, हमारे नबी ने और सीरत नबी में हमें और कुरान मजीद में हमें अल्लाह के अहकामात में मिल चुकी हैं। लेकिन क्योंकि यूरोप और अमेरिका वाले जो रिसर्चेस करते हैं, उसमें वो मज़हब को एक साइड पे रख के रिसर्च करते हैं। दैट्स व्हाई इन 20 तरीकों में अगर आपको कहीं महसूस हो कि इन तरीकों में वो वाली बातें नहीं जो मैंने अभी आपके सामने की, तो उसकी वजूहात मैंने आपको बयान कर दी। दूसरी अहम बात ये है, कोई एक तरीका सबके लिए नहीं है। कुछ 4 या 5 तरीके हर जगह काम नहीं आएँगे। मेबी कहीं एक तरीका काम आए, कहीं 2, कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ 3, कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ 4, कहीं 20 के 20, कहाँ 20 प्लस। तो आपने सूरत-ए-हाल देखकर खुद डिसीजन लेना कि यहाँ मुझे किस तरह की कोपिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जिससे मेरी या मेरे घर वालों की स्ट्रेस कम हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने पहली स्लाइड की तरफ। द फर्स्ट कोपिंग स्ट्रेटजी इज़ फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम। फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम से मुराद ये है कि आप किसी बाइतमाद शख्स से बात करें ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो सके। आप जानते हैं कि सपोर्ट सिस्टम का लफ्ज़ इस तरह सच तो कुरान मजीद में नहीं है, मगर ये एक पूरा निज़ाम हयात है जो ख़ानदान, रिश्तेदारों, मुआशरे में बाहमी तावन और मदद यानी सपोर्ट पर जोर देता है। ख़ास तौर पर जो वालिदैन की खिदमत, यतीमों, मस्कीनों की मदद, कर्ज़ हसना, कमज़ोरों के हकूक़ की हिफाजत, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने सदक़ात और खैरात का हुक्म दिया। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने यतीमों के हकूक़ की बात की। सूरह तहरीम में अहले खाना को नेकी के अहकाम उसकी बातें की। सूरह माइदा में आपको पता है नेकी और तकवा की बात की। सूरह हुजरात में मोमिनों को भाई-भाई कहा। सूरह बकरा में वालिदैन से अच्छे सलूक करने को कहा। मतलब इस तरह मैं कितनी ही बातें आपको बताता जाऊँगा कि जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान की। तो सबसे बड़ी बात है कि गम-अमन ते नहीं परवाह, गमख़ार ना बिछड़े। जो गमख़ार होता है हाथ पकड़ने वाला,
सर पे हाथ रखने वाला, आपकी बात सुनने वाला। वो दुनिया में सबसे बड़े दो होते हैं, एक माँ और एक बाप। इनसे बड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक किसी के पास नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ एनी पर्सन कैन मेक यू रियलाइज हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड इज, बट ओनली फ्यू विल मेक यू रियलाइज हाउ वंडरफुल यू आर इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको बताएंगे दुनिया कितनी खूबसूरत है, मगर चंद लोग ही हैं जो बताएंगे कि आप दुनिया में कितने खूबसूरत हैं। वो वही लोग होते हैं जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके करीबी लोग होते हैं। इसलिए नो मैटर हाउ पुअर यू थिंक यू आर, इफ यू हैव अ फैमिली यू हैव एवरीथिंग। जिसके पास अच्छी फैमिली है, और जो कि फैमिली हमेशा अच्छी ही होती है, तो उसको किसी तरह की स्ट्रेस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार बड़ी पुरानी बात है, 1997 में मैं जब बाहर गया फर्स्ट टाइम, तो कुछ मुल्क घूम कर आया, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश कि मैं आके अपनी वालदा और अपने वालिद को बताऊं कि वो मुल्क कैसे थे, इटली कैसा था, ऑस्ट्रेलिया कैसा था, अमेरिका कैसा था, वहाँ के साहिल समुंदर कैसे थे। तो आप यकीन कीजिए कि मेरी वालदा मोहतरमा ने कुछ 30 सेकंड मेरी बात सुनी एयरपोर्ट के ऊपर, गाड़ी में बैठते हुए 30 सेकंड। और उसके बाद एक जुमला बोला कि मुझे आज तक नहीं भूलता। कहने लगी, बेटा हमने दुनिया को क्या करना, हमारी दुनिया तो घर आ गई। हम अपने वालिदैन के लिए दुनिया है, और हमारी औलाद हमारे लिए दुनिया है। सपोर्ट सिस्टम ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हाथ बने एक दूसरे का, एक दूसरे की बात सुने। मैं हमेशा कहता हूँ, एक सिग्नेचर जुमला मैं बोलता हूँ अपने टीवी पॉडकास्ट और प्रोग्राम्स में, वो कहता हूँ मैं कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमें इंस्पिरेशन के लिए, हमें मोटिवेशन के लिए, हमें हौसला अफजाई के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक कान जो हमें सुन ले, एक हाथ जो हमें थपकी दे दे। जब आपकी माँ और आपका बाप थपकी दे देते हैं, तो फिर दुनिया की कोई स्ट्रेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब एक बार आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन थपकी दे दे आपको और कहे मैं आपके साथ हूं, तो फिर हम दुनिया की हर स्ट्रेस का मुकाबला कर लेते हैं। सो अपने सपोर्ट सिस्टम को प्लीज मजबूत कीजिए। ये दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाला स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कोपिंग स्ट्रेटजी का सबसे आला, सबसे अच्छा और सबसे मौसर जरिया है। इसी की गैर मौजूदगी की वजह से, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, जो खुदकुशियां हो रही हैं, जो जंगें हो रही हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो परेशानियां बढ़ी हुई हैं, जो स्ट्रेस लेवल ज्यादा हुआ है, और जो जिस्मानी बीमारियां नफ्सियाती की वजह से पैदा हो रही हैं, उसकी बड़ी वजह है सपोर्ट सिस्टम का घरों में कम हो जाना। नंबर 2, रीफ्रेमिंग। चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स। जो दुनिया को देखने का अंदाज है आपका, उसको बदल कर देखिए जरा। बहुत वक्त नहीं है, काश मेरे पास कोई 3-4 घंटे होते, मैं आपको वाकयात सुनाता रीफ्रेमिंग के। सिर्फ एक जुमला मैं पेश करता हूं, जो मेरे बाबा जान शफाक अहमद साहब का जुमला है। बाबा जी शफाक अहमद साहब ने 1993 या 94 में, मैं उनको घर से लेने के लिए गया, तो गाड़ी में बैठते हुए जुमला बोला। ये जुमला उनके बताने के 5-6 साल के बाद अमेरिका में मेरे एक टीचर ने बोला, तो मैं हैरान रह गया कि वो जुमला जो मेरे उस्ताद ने मुझे 5 साल पहले गाड़ी में ड्राइविंग करते बताया उर्दू में, उसी को अंग्रेजी में जब बयान किया तो रीफ्रेमिंग बन जाती है एनएलपी की। जुमला सुनिए कितना खूबसूरत है। बाबा जी ने कहा, हम लोग हर वक्त अल्लाह से गिला करते रहते हैं कि उसने फूलों के साथ कांटे क्यों लगा दिए। अब यहाँ फूलों की जगह खुशियां रख लें, कांटों की जगह गम रख लें, तो आपको बात पूरी समझ आ जाएगी रीफ्रेमिंग की। जुमला फिर सुनिए, हम हर वक्त अल्लाह से गिला करते रहते हैं कि अल्लाह ने फूलों के साथ कांटे क्यों लगा दिए। क्या हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि उसने कांटों के साथ फूल लगा दिए। यह है रीफ्रेमिंग। जस्ट चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स। चीजों को बदलने का अंदाज बदल दीजिए। जो राइट पे तस्वीर है देखिए ना, एक दो बंदे एक बस में बैठे हैं। एक शख्स जो है वो कहता है काफी अकेला हूं, और दूसरा कहता है अकेला काफी हूं। बस पर्सपेक्टिव का फर्क है। जो कहता है अकेला काफी हूं, उसे हर चीज अच्छी नजर आती है। जो कहता है काफी अकेला हूं, उसे हर चीज वीरान नजर आती है। क्या वजह है कि आज हम रीफ्रेमिंग को भूल गए हैं। आज जिस के पास छोटी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी वाले को ये कहकर देखता है काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती। जिसके पास गाड़ी है, उसको देख के मोटरसाइकिल वाला कहता है काश मेरे पास गाड़ी होती। जो पैदल है, वो मोटरसाइकिल वाले को देखकर कहता है काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता। और जिसको अल्लाह ने स्पेशली एबल्ड कर दिया है, उसको टांगों की नेमत से, आंखों की नेमत से, या हाथों की नेमत से महरूम होना पड़ा, वो कहता है काश मेरे हाथ और पांव सलामत होते, मेरी आंखें सलामत होती। बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ही बदलने की बात है, स्ट्रेस ठीक होना शुरू हो जाती है। सो रीफ्रेम करके देखिए। हम आज जब लैंड पर खड़े होते हैं तो बोट बोट पुकार रहे होते हैं, जब बोट या कश्ती में होते हैं
तो ज़मीन ज़मीन पुकार रहे होते हैं। जो अल्लाह ने हमें दिया उस पर हम खुश नहीं होते और उस चीज़ों के लिए भाग रहे होते हैं जिनके लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, बिना मेहनत मिल जाए। दैट इज़ कॉल्ड रीफ्रेमिंग। तो अपने आप को रीफ्रेम कीजिए, रीस्ट्रक्चर कीजिए। नंबर 3, चेंज योर एटीट्यूड। किसी तरह से अपना रवैया बदल कर देखिए, अपने आप को तब्दील करके देखिए, मनफी सोच को चैलेंज करके देखिए, फैसले बेहतर करके देखिए। किसी ने बुद्धा से पूछा, महात्मा बुद्ध थे, उसने कहा आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूं। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं इसमें से निकाल दो, ये अना को ज़ाहिर करती है। चाहत को भी निकाल दो, ये तुम्हारी अनफुलफिल विशेस और डिजायर्स को ज़ाहिर करता है। पीछे क्या रह गया? उसने कहा जी खुशी रह गई, इत्मीनान क्लब रह गया। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब जिंदगी में से मैं निकल जाए और मेरी नाजायज ख्वाहिशें निकल जाएं, तो पीछे हमेशा खुशी बच जाती है। यही है चेंज ऑफ योर एटीट्यूड। और फिर ये सोचिए कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, डू नॉट स्ट्रेस। जब दुनिया है ही आर्जी, तो मैं किस बात पे स्ट्रेस ले रहा हूँ? हिंदी का एक बड़ा खूबसूरत ईडियम है, पूत को पूत तो क्यों धन समझे, पूत से पूत तो क्यों धन समझे। अगर कुछ होना है तो स्ट्रेस किस बात की? वो तो होना ही होना है, मैं रोक नहीं सकता। अगर कुछ नहीं होना तो स्ट्रेस किस बात की? मैं उसे कर नहीं सकता। जब करने वाली ज़ात, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो मैं किस बात का स्ट्रेस ले रहा हूँ? नौज़ुबिल्लाह, कायनात मैंने चलानी है, जिसने चलानी है उसको चलाने दें। हाँ, उसके फैसलों के ऊपर अमल करें, उसके अहकामात के ऊपर अमल करें, तो फिर वो जो इकबाल ने कहा था ना कि जो तुम कहोगे फिर वो हो जाएगा, खुद ही को कर बुलंद, इतना वाली बात है। अदरवाइज अपने रवैये को बदल कर देखिए, बड़ी हद तक आपका रवैया बदलने से आपकी स्ट्रेस तब्दील होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, बी रियलिस्टिक। बड़ा मुश्किल है रियलिस्टिक होकर सोचना, प्रैक्टिकल गोल्स बनाना और फिर उनके लिए मेहनत करना। जब अल्लामा इकबाल के सामने किसी ने कहा कि हजरत क्या आप कहते हैं खुश हम अपनी ख्वाहिशें, उमंगें, आरजुएं कुचल दें, बंद कर दें, खत्म कर दें, तो बड़ा खूबसूरत बात जवाब दिया। जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने फरमाया चाहते सब हैं कि हों औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हों औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। हमारा प्रॉब्लम यह है कि कल्बे सलीम वो है नहीं, स्ट्रगल वो है नहीं, जिद्दोजहद वो है नहीं, काविश वो है नहीं, मेहनत वो है नहीं। लेकिन चाहते हैं, ख्वाब बड़े बड़े हैं, रातों रात सुबह उठें तो दुनिया की हर नेमत पास हो जाए। जब हम अनरियलिस्टिक होकर सोचते हैं, जब हम अपने एक्सपेक्टेशन, जो तवक्कुआत हैं, वो अपनी हकीकत के अंदर रहते हुए नहीं रखते, तो हमें स्ट्रेस होती है। इसलिए इनसे बचना और इनसे दूर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में जो सबसे अहम चीज है वो है पैसा और वक्त। दो चीजें हैं, दो नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। इन दोनों का बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना, अपने शेड्यूल ठीक करना, तरजीहात वाजे करना और अपना कंट्रोल वापस लेना, इन दोनों चीजों पर ये बहुत अहम है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके सामने सूरह असरा की एक आयत रखूंगा। आयत नंबर 29 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ना अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध लो, यानी कि जिसको वो कहते हैं ना कि गर्दन से बांधना होता है बखीली करना बहुत, और ना ही उसे बिल्कुल खोल दो, यानी इसराफ ना करना, वरना तुम मलामत ज़दा और नादम होकर बैठ जाओगे। तो अल्लाह ताला एक्चुअली हमें एक मतवाजन, एक बैलेंस्ड किस्म की जिंदगी गुजारने का कह रहे हैं, कि जिसमें ना तो हमने बहुत ज्यादा अखराजात करने हैं और ना ही हमने बहुत ज्यादा बखीली या कंजूसी का सबूत देना है। इस तरह सूरह फातिर की आयत नंबर 35 से 37 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इसमें से जो शख्स चीज हासिल करना चाहता वो सोच सकता था, और फिर तुम्हारे पास डर सुनाने वाला भी आ चुका था, बस अब अजाब का मजा चखो, जालमों के लिए कोई मददगार ना होगा। इन दोनों आयात में, पहले में अल्लाह ताला पैसे के हवाले से और दूसरे में अल्लाह ताला वक्त के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए है कि पूरी दुनिया की ये साइकोलॉजी ये कहती है, मैनेजमेंट टेक्निक्स ये कहती हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है वो वक्त की कमी, कि हम जी काम नहीं कर सके वक्त पे, और पैसे की कमी की वजह से होती है। ये दोनों चीजें अगर बैलेंस अंदाज में वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और पैसे को बैलेंस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, अपनी चादर देखकर पांव पे लाए जाएं, तो रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकती है। नंबर 6,
टेक ब्रेक्स, गिव योरसेल्फ मी टाइम। ये मी टाइम क्या होता है? प्रवीण शाकर, आपने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस हमारी पोएटस थी, शायरा थी। उनकी किताब है खुशबू। उसके दिबाचे की एक लाइन पेश करता हूं, वो शायद बेहतरीन वन लाइनर है इस पूरी स्लाइड का। वो कहती हैं, हम लोग अपनी जिंदगियां बनाने में इतना मसरूफ हो गए हैं, गुजारने के लिए वक्त नहीं रहा। अपनी अपने आप को, अपनी जिंदगी को गुजारना, वक्फा लेना, जहन को ताजा करना, अपना बनना। वो कहा ना इकबाल ने, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना बनना, ये है मी टाइम। मैं अक्सर कहता हूं कि हम भूख में खाना खाते हैं, प्यास में पानी पीते हैं, नींद आए सो जाते हैं, लेकिन जब अंदर से आवाज आती है कि पुरानी जगह मुझे आवाजें देती हैं, पुराने टीचर मुझे बुलाते हैं, मेरी नानी दादी मुझे याद करती है, गांव के घर मुझे याद करते हैं, गांव की फसलें मुझे याद करती हैं, मेरे असातिज़ा मुझे याद करते हैं, मेरी सखियां सहेलियां और दोस्त याद करते हैं, मैं उनसे मिलने क्यों नहीं जाता? ये मी टाइम है मेरा, अंदर मेरा आवाज दे रहा है कि वहां जाओ ताकि तुम्हारी स्ट्रेस कम हो। तो मी टाइम का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, बेहतरीन किस्म की आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। नंबर 7, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खासतौर पर अपनी नींद, अपनी खुराक और पानी। तो आपकी तवानाई बेहतर रहती है। वो कहते हैं ना कि यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर ये गिलास या कप मेरा खाली होगा तो इसमें से मैं अंडेलूंगा क्या? यानी कि अगर मेरे ही अंदर कुछ नहीं होगा तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा? इसलिए मुझे वो ऐसी खुराक लेनी है, मुझे ऐसी एनर्जी अपने अंदर चाहिए जिससे मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो। मेरी फिजिकल हेल्थ मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होती है, मेरी स्ट्रेस को मेरी जिस्म, मेरी सोच और मेरे जज्बात पर हायल होने से रोकती है। इसके लिए जो मैंने आपको हाइपरलिंक भेजा, उसका पेज नंबर 5 है। उसमें मैंने कुछ खुराक ऐसी आपको बताई है जिनसे अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाइए। खास, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं खास तौर पे 2-3 चीजें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, एनर्जी ड्रिंक से बच्चों को बचाइए। और नंबर 2, जंक फूड से बचाइए। और नंबर 3, डब्बे की बंद खुराकों से बच्चों को बचाइए। बाकी आप वो पूरा पेज देख लीजिएगा, उनको आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, मैंने गलत तो नहीं आपको बताया कि ये वो सारी खुराक
जी, आई होप कि अब आवाज आ रही होगी। और जी सर, ऑडिबल मैम है सब आप और स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं। ओके, ठीक है। आई एम सॉरी जी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता चला, मैम सब का फोन आ गया तो उससे पता चल सका, क्योंकि जब मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ तो डेफिनेटली मोबाइल पे नजर नहीं जा रही होती। तो शायद मैं इसी स्लाइड पे था, माजरत अगर कुछ स्लाइडें ज्यादा गुजर गई हूँ। तो मैं बता रहा था कि ये जो हमारी नानी दादियां होती हैं ना, इनको कभी भी हमने नहीं देखा स्ट्रेस में, क्योंकि इनके पास हॉबी होती थी कि ये कुछ ना कुछ करती रहती थी। हमारे नाना दादा भी कुछ ना कुछ करते रहते। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया जो बैलेंस नहीं रहा। तो अगर आप पेंटिंग करनी शुरू कर दें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, फिशिंग करें, कोई आप जर्नलिंग शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, तो बहुत सारी आपकी स्ट्रेस जो है वो आपकी हॉबी ले जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ को पेट पाल लीजिए, या आप कोई एक पौधा 100-200 रुपए का पौधा किसी नर्सरी से ले आए, जब उसकी हिफाजत करेंगे तो वो भी आपकी बहुत सारी जो स्ट्रेस है वो ले जाएगा। सो हॉबी एक बहुत अच्छी चीज है। नंबर 11, स्लो डाउन। अपने आप को थोड़ा सा गैर जरूरी कामों से और गैर जरूरी एक्टिविटी से स्लो डाउन कीजिए अपने आप को। अपनी रफ्तार को कम कीजिए। वो आपने देखा होगा कि जब हम फोन हमारा हैंग करें ना, तो हम दुकान पे जाएं तो वो कहते हैं सर इसको जरा कूल करें। तो एक छोटी सी मशीन के लिए जो चंद हजार की या लाख की आती है, हम कूल करते हैं, लेकिन खुद को हम कूल नहीं करते। मिर्जा गालिब याद आ गए, वो कहते हैं रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो आराम से मशवरा करके सुकून से काम करना स्ट्रेस से बचाता है। द आयरनी ऑफ ह्यूमन इज वी रन टू फाइंड स्टिलनेस। देखिए आज इंसान का अलमिया यह है कि सुकून की तलाश में भागा फिर रहा है। कभी भागने वाले को भी सुकून मिला है? सुकून तो उसको मिलेगा जो इनर स्टिलनेस के लिए आउटर स्ट्रेंथ जो की है उसकी। लिहाजा आप जब मुशावरत के साथ, सुकून के साथ, आराम के साथ, फहम के साथ काम करेंगे, तो आपकी स्ट्रेस जो है वो कम रहेगी। जब आप हिप हैजर्डली काम करेंगे, 4-4 5-5 काम इकट्ठे करें, गाड़ी भी चला रहे हैं, फोन भी सुन रहे हैं, बच्चे को फीड भी कर रहे हैं, तो कभी भी आप जो है स्ट्रेस से बच नहीं सकेंगे। नंबर 12, ह्यूमर थेरेपी। कहते हैं जिंदगी में यूं तो तेरे कई दर्द आएंगे, मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। अपनी जिंदगी में मुनासिब सी हंसी शामिल करें। आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ही नरम पड़ता है, कम होता है। ह्यूमर जो है, ये कॉमिक रिलीफ या लाफ्टर जो है, वो स्ट्रेस, पेन यानी दर्द और कन्फ्लिक्ट यानी कश्मकश की एंटीडॉट है, मेडिसिन है। इसलिए बड़ी खूबसूरत बात जैकब प्रिवेंट ने की थी। उसने कहा था इवन इफ हैप्पीनेस फॉरगेट्स यू अ लिटिल बिट, नेवर कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट। खुशी अगर तुम्हें भूल गई है तो आपने खुशी को नहीं भूलना, वो आपकी जरूरत है। और फिर ये जो खुशी है, या हैप्पीनेस है, या ह्यूमर है, या कॉमिक रिलीफ है, या लाफ्टर है, ये आपके अंदर खुशी के हार्मोन पैदा करता है। इसलिए बिला वजह भी अगर आपको मुस्कुराना पड़े, हंसना पड़े, तो बिला वजह भी आप स्माइल कीजिए। आपने देखा होगा योगा में एक लाफ्टर थेरेपी करवाई जाती है। तो कई लोग तो इसलिए हंस रहे होते हैं कि वो थेरेपी कर रहे होते हैं, कई उनको देख के हंस रहे होते हैं। तो दोनों सूरतों में ही जायज है, कोई बुराई नहीं है। अगर आप बिला वजह भी हंस रहे हैं तो भी आपकी स्ट्रेस मैनेज होगी। नंबर 13, लर्न टू रिलैक्स। कोशिश कीजिए कि आप रिलैक्स रहें। वो किस तरह रहेंगे? आप अपने सांस की मश्क कीजिए, जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। और इसी तरह से डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जिसको पेट से सांस लेना कहते हैं, डायफ्रेम से। इस तरह से 5 फिंगर ब्रीदिंग होती है, 5 फिंगर ब्रीदिंग, 5 उंगलियों से सांस लेना। और इसी तरह से एक होती है 7-6-5 ब्रीदिंग टेक्निक। तो आप ब्रीदिंग इस तरह इस्तेमाल कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, मसल को रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बॉडी को छोड़ दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, छोड़ दीजिए, बाजू को स्ट्रेच कीजिए, छोड़ दीजिए, टांगों को स्ट्रेच कीजिए, छोड़ दीजिए। तो उससे आपके मसल रिलैक्स होते हैं। ये जिस तरह साहब बैठे हुए हैं इधर तस्वीर में, इसको लोटस पोजीशन कहते हैं। लोटस पोजीशन में बैठकर ये जो आपकी शहादत की उंगली है और आपका अंगूठा, इसको दबा के दोनों हाथों का, तो इस तरह से हाथ रख के अगर आप डीप ब्रीथिंग करें तो उससे भी आपको खासी हद तक रिलीफ मिलता है। नंबर 14, टैपिंग। इंसानी जिस्म के ऊपर 9 ऐसी जगह हैं जिनको हम मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप स्टिमुलेट करें, यानी कि दस्तक दें, इसे हम कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये देखिए, शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली मिला लेनी, दोनों उंगलियां मिलाकर 9 पॉइंट्स हैं। अगर आप तस्वीर में देखें उस खातून के 9 पॉइंट्स, टॉप ऑफ द हेड, आईब्रो, साइड ऑफ द आई, अंडर आर्म, अंडर नोज, चिन, कॉलर बोन और कराटे चॉप। इन 9 जगहों के ऊपर आप 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा टैप कीजिए, दस्तक दीजिए, जैसे 1 2 3 4।
जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये नाक नीचे 1 2 3 4, चिन पे 1 2 3 4, ये कराटे चॉप कहलाती है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कॉलर बोन 1 2 3 4 1 2 3 4, अंडर आर्म 1 2 3 4 1 2 3 4। ये टैपिंग जो है इन मेरिडियन पॉइंट्स पे जब आप करते हैं, दस्तक देते हैं, तो इससे हैप्पीनेस हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल जो है वो 50% रिड्यूस होता है और हैप्पीनेस हार्मोन पैदा होता है। नंबर 15 अरोमा थेरेपी। क्या खूबसूरत बात है, खुशबू से इलाज। एक हदीस के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबुओं में सबसे ज्यादा पसंद जो थी मुश्क की खुशबू थी, जिसको मस्क नहीं कहते, मस्क खुशबू। तो आपको खालस ऊद की खुशबू बड़ी पसंद थी। कभी कभार आप ऊद में कफूर भी मिलाया करते थे। बेशुमार अहादीस हैं बुखारी की, मुस्लिम की, वक्त नहीं वरना मैं सारी आपको पेश करता। तो ये देखिए, ये ऊद है मेरे हाथ में और ये मेरे पास गुलाफ काबा की खुशबू है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में लिवेंडर इस्तेमाल करें तो उसके हमने असरात देखे हैं, जो हमारी अपनी रिसर्च है, मेरी और मेरे स्टूडेंट्स की, वो लिवेंडर पे बड़ी अच्छी है और पूरी वर्ल्ड में भी सबसे लिवेंडर के ऊपर है। इस्तखोस कहते हैं इसको हमारी हिकमत की जुबान में, इस्तखोस, और इंग्लिश में लिवेंडर कहते हैं। ये पहले नंबर के ऊपर ही अगर कर्सर आपको नजर आ रहा है तो ये फर्स्ट नंबर लेफ्ट पे आपको कासनी रंग के छोटे फूल नजर आ रहे होंगे, ये कहलाते हैं लिवेंडर। अब इस्तेमाल का तरीका क्या है, जैसे ये मेरे पास ऊद है तो इसको ऐसे खोलिए, हाथ की बैक साइड के ऊपर एक दो कतरे लगाइए, कराटे चॉप पे लगाइए और फिर बंद करके दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा ऐसे रब कर लें ताकि निशान ना पड़े, और इसको भी। और फिर इस हाथ को 1 फुट दूर अपने नाक से रखकर 3 से 5 मिनट तक इनहेल कीजिए, नाक की मदद से इनहेल कीजिए। तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपका कार्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। खास तौर पर अगर जिनको नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, वो जब अपने बेड पे लेटें तो जिस साइड पे सरहाने के ऊपर वो टेक लगाएं या साइड लें, तो उस सरहाने के पिल्लो का जो कवर है उसके अंदर 1 या 2 कतरे अगर ऊद के या लिवेंडर के लगा लें तो उनको 3 से 5 मिनट में अच्छी नींद आ सकती है। नंबर 16, मेंटल मैप। अपने जहन के अंदर जो मैप है आपका उसको बड़ा पॉजिटिव कीजिए। बाबा जी इशफाक साहब के एक जुमला सुनिए जो उन्होंने मुझे तालिब इल्मी के दौर में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहूंगा आपसे शेयर करूं। वो मुझे कहा करते थे, बेटे मंजिलों को कभी मत बताओ कि रास्ते की मुश्किल क्या है, मुश्किलों को बताओ कि तुम्हारी मंजिल क्या है। इसको कहते हैं मेंटल मैप। यानी जो सिचुएशन आनी है उसको पहले से सोचिए और स्ट्रेसफुल सूरत हाल जो आने वाली उसको हैंडल करने के लिए आप कोई प्लान मुरतब कीजिए। कोई आप मिशन इस तरह से अपने आप को दीजिए, अपने आप को गाइड इस तरह से कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से रखिए कि जो भी मुश्किलात आ रही हैं उसको ऑलरेडी आपने हल करने के लिए कुछ ना कुछ काविश या कुछ ना कुछ कोशिश की हो, तो आपकी बहुत हद तक स्ट्रेस जाती है। यानी मेंटली आप उस मसले से पहले गुजर चुके हों, उसको प्लान कर चुके हों, तो आपकी स्ट्रेस बहुत कम हो सकती है। नंबर 17, द कोल्ड शार डोपामाइन स्पाइक। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इतनी सर्दियों में आप हमेशा ठंडे पानी से नहाएं, लेकिन ये मैं आपको पूरी यकीन से कह सकता हूं कि कोल्ड शार या कोल्ड बाथ जो है वो 250% मूड बूस्टर का काम करता है। अगरचे ये बहुत ही टेम्पररी हल होता है अपने डोपामाइन को ऊपर ले जाने का और अपनी स्ट्रेस लेवल यानी कार्टिसोल को कम करने का, लेकिन असर करता है बहरहाल। मैं खुद आपके सामने एक निशानी हूं, मैं आज तक गर्म पानी से नहीं नहाता और मैं समझता हूं कि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं बड़ा फायदा देता है। ये भी नहीं कह रहा कि अब सख्त सर्दियां हैं आपने हर वक्त ठंडे पानी से नहाना है। जब बड़ी स्ट्रेस हो और आप नहा ना सकें तो आप ठंडे पानी के साथ अपने हाथ मुंह और अपने जैसे वजू करते हैं हम, यानी अपने बाजुओं को, पाँव को, सर के ऊपर मसा करते हैं, उसको आप ठंडे पानी के साथ कीजिए। तो आप देखेंगे कि कोल्ड शावर या कोल्ड बाथ की वजह से भी बहुत हद तक आपकी जो स्ट्रेस लेवल का हार्मोन है वो कम होगा और आपकी जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 18, पेरिफेरल विजन काम हैक। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपने तकरीबन कोई 3 से 4 फुट दूर बैठकर बिल्कुल अपने सामने अपनी गर्दन को नहीं आपने हिलाना और अपनी दोनों आंखों के साथ बिल्कुल सामने किसी एक पॉइंट को आपने 1 मिनट तक मुसलसल देखना है। आंखें झपक सकते हैं आप, यानी कि आप आंखों की मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने गर्दन को मूव नहीं करना और बॉडी को मूव नहीं करना। इस 1 मिनट के गेज यानी इस खास
बॉडी के कह लें जेस्चर या पोस्चर के साथ आप अपने आप को इंटेंशनली रिलैक्स कर सकते हैं बड़ी हद तक। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसको ये कह लें कि इंस्पायर करता है, उसको ये मोटिवेट करता है, उसको ये ट्रिगर करता है। ये समझ लें पैरासिम्पैथेटिक होता है पुरसकून होना, और सिंपैथेटिक होता है जब आप बेसुकूनी की हालत में होते हैं। तो ये बेसुकूनी से सुकून की तरफ लेकर आता है जब 1 मिनट तक आप काम हैक की प्रैक्टिस करते हैं। 19 है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की बेशुमार आयात हैं जो अहमियत बताती हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरा शुक्र अदा करो ना शुक्री ना करो। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और ना शुक्री करोगे तो अजाब मिलेगा। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह इमरान में फरमाते हैं कि शाकरीन को अच्छे बदले की खुशखबरी है। सूरह लुकमान में आपने फरमाया कि शुक्र अपने फ़ायदे के लिए है, अल्लाह शुक्र से बेनियाज है। ये सब नेमतें अल्लाह के शुक्र की ताकीद करती हैं। सो जब हम गुजारी करते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं अल्लाह की और अल्लाह के बंदों की ख़ास तौर पर, तो उससे हमारे अंदर जो है वो एक स्ट्रेस लेवल लो होता है, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, स्ट्रेस को कम करने में मदद देती है और अल्लाह मदद भी फरमाता है। सो कोशिश कीजिए कि अल्लाह और अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा करते रहें, ग्रेटिट्यूड अपने अंदर रखिए, शुक्रगुजारी अपने अंदर रखिए। नंबर 20 फॉरगिवनेस। माफ कर दें, अफ़्व दरगुजर से काम लें। इतनी का आयात हैं कि अगर मैं शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि शायद अगले 2 घंटे उसी में गुजर जाएं। सूरह बकरा आप ले लें, सूरह तौहा ले लें, सूरह राद ले लें, सूरह अहज़ाब ले लें, उस सब में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं। सूरह तगाबन ले लें कि माफ़ कर दो। एक्ट ऑफ पार्डन जो होता है ना, माफ़ कर देना किसी को, वो बड़ा ही एसेंशियल स्टेप है लाइफ की मेजर स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए। ये इंटरनल हीलिंग है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हीलिंग प्रोसेस दिया है, यानी अपने जख्मों को मुंदमिल करने का दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। ये डिविक्टिमाइज करता है, ये टॉक्सिक थॉट या जहरीली सोचों को खत्म करता है, हमारे इमोशंस को डिल्यूट करता है, और हमें पहले की तरह जो है वो तरोताज़ा कर देता है। सो अगर किसी वजह से आपका कोई जूनियर या आपका बच्चा या आपकी कोई छोटा बहन भाई या घर में कोई और या मुलाजिम, उससे कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे कि उसके असरात पॉजिटिव आपकी ज़हनी सेहत पर आएंगे, और आप अपने स्ट्रेस से बड़ी हद तक, बहुत हद तक जो है वो बाहर आ सकते हैं। मैंने 20+ का वादा किया था, बस एक रह गया। वो जो एक आखिरी है उसमें मेरे पास ना तो कोई इस तरह की मतलब है एविडेंस, ना ही मुझे ज़रूरत है किसी एविडेंस की। मेरा तो ईमान है कि मैंने जब जब मुश्किल में उस स्लाइड का इस्तेमाल किया तो मैंने हमेशा उसको बेहतरीन अपने लिए पाया। मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक कतई और यकीनी नुस्खा है, वो है अल्लाह का जिक्र, खुदावंद करीम को याद करना। अल्लाह ताला सूरह राद में फरमाते हैं खूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिल जाता है। फिर अल्लाह ताला ही कहते हैं कि वो मर्द जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं और वो औरतें जो अल्लाह का जिक्र करने वालियां हैं, अल्लाह ने उनके लिए अजर अजीम और मगफरत तैयार कर रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसे अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में मगफरत और अजर अजीम दे दे, उसे ना इस दुनिया में कोई स्ट्रेस हो सकती है, ना अगली दुनिया में कोई स्ट्रेस होगी। और इसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की बारहा सूरह राद में जिक्र किया, सूरह अहज़ाब में जिक्र किया, सूरह तौहा में जिक्र किया, और बहुत जगहों पे अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि मेरा ही जिक्र है, मेरा ही नाम है जिससे दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो जब भी कोई स्ट्रेस आए, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई दुख आए, जब भी कोई मसला आए, जब भी कोई सैडनेस आए, जब भी कोई पैथॉस आए, जब भी कोई क्राई करने को दिल करे, तो अल्लाह को याद कीजिए। वो हमेशा बहुत करीब से सुनता है, बहुत पास से सुनता है। कभी हमें बुलाना नहीं आता, कभी हमें पुकारना नहीं आता। जैसे माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो जिस तरह आप माँ से प्यार से बात करते हैं, उसमें 70 गुना प्यार शामिल करके उस रब को, उस खुदावंद को, उस अल्लाह को याद कीजिए। तो फिर देखिए वो कितने करीब से आपकी बात सुनता भी है, और जो आप ख्वाहिश करेंगे जायज़, उसको पूरी भी करता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये कुछ 20-21 मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। मैं जानता हूँ वक्त की कमी की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका उसको उस तरह से, लेकिन एक अशारतन आपकी ज़हानतों पर इत्मीनान करते हुए मैं गुजर गया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई कमी महसूस हो तो आपके पास 5 से 10 मिनट का टाइम है, आप अपने सवालात कर सकते हैं, और जो भी आपके जहन में बात आती है प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैडम साहब, आपसे गुजारिश है कि लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अगर कोई इस पर सवाल करना चाहे तो मुझे बहुत खुशी होगी।
डॉक्टर उमैर तारिक, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर उमैर तारिक बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट समझाया। इसमें अगर हमें कुछ ऐसे रवैयों का सामना करना पड़े, मतलब हमारी जॉब नेचर ऐसी है कि कुछ लोग हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं या हमारे हाई अप्स हैं, उनका रवैया हमारे साथ इस तरह हो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है चीज़ें, तो और हम उनके साथ उस स्ट्रेस को मैनेज करना और उसको वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कहीं और पे जा भी नहीं सकते, उसी बंदे से इंटरेक्ट करना है आपको और उसका रवैया हमेशा आपके साथ नेगेटिव है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देते हैं? जी उमैर तारिक साहब, पहले बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ी मोहब्बत आपकी। सर ऐसा है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दुनिया में उतना आइडियल माहौल नहीं होता जितने आइडियल माहौल की बातें हम अपने लेक्चर्स में या अपनी गुफ्तगू में यूजुअली करते हैं। सर जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें देखना चाहिए रोल मॉडल की तरफ। जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो अंबिया हैं, हमारे रोल मॉडल सहाबा हैं, हमारे रोल मॉडल खुलफाए राशिदीन हैं। क्या जब उनके यहाँ कुछ ऐसा मसला होता था कि जिन लोगों से डेली उन्होंने मिलना होता था और उनको कुछ इस तरह की महसूसात होती थी, तो कौन सा तरीका वो अपनाते थे? तो उसके लिए इमाम गजाली ने एक बड़ा खूबसूरत बात दी, अलाज बिल जिद। वो कहते हैं कि जब एक शख्स की कोई चीज आपको बहुत बुरी लगे तो सोचिए कि उसमें कोई खूबी तो होगी ना, कोई तो अल्लाह ने उसको खूबी दी होगी ना। कितना भी कोई बुरा शख्स हो, कितना भी वो हमसे नफरत करता हो, जितना भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता हो, जितना भी उसका रवैया सख्त हो, कोई खूबी तो होगी। तो उस वक्त उसकी वो खूबी इसलिए सोचिए क्योंकि वो आपकी जहनी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। वो तो जो भी उसका रवैया है वो अदा किया और चला गया, मगर आपको बीमार कर गया जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। तो बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को जो है ना वो सेफ रखिए। दूसरी बात यह है, सर जिंदगी मेरी है। वो मुनीर न्याजी ने कहा था ना, जिंदगी मेरी, उम्र मेरी थी मगर बसर उसने किया। सर अपनी जिंदगी किसी को बसर करने ना दीजिए। ये जिंदगी एक गाड़ी की तरह है, इसका स्टीयरिंग किसी के हाथ में देंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। सर आपकी लाइफ है, उसका फैसला दूसरे शख्स का रवैया नहीं कर सकता, उसकी बात, उसकी गुफ्तगू आपको डिफाइन नहीं कर सकती। इसलिए उसकी बात को इस तरह से लेना कि शायद वो कोई हरफ आखिर कह दिया उस बास ने या उस कुलीग ने। वो एक शख्स है जिसका एक इनफरादी फेल है, इनफरादी मूवमेंट के ऊपर, और उसने आपकी पूरी शख्सियत को देखे बिना एक आइसोलेटेड वाकई वैसे आपका एक इमेज बनाकर आपसे बात कर दी। तो आप उसको साबित कर दीजिए कि मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। तो उसमें भी हमें ही अपनी जहन का ख्याल रखना है। दूसरे शख्स को भी चाहिए कि हमारा रखे, लेकिन क्योंकि दूसरा इस वक्त सुन नहीं रहा, हम ही सुन रहे हैं, तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए दूसरों की भी सेहत का ख्याल रखना है। ये सोचकर कि यार ये बेचारा खुद स्ट्रेस का शिकार है तभी तो मेरे साथ ये कर रहा है, तो हमें उससे हमदर्दी करनी है, ना कि गुस्सा करना है। इससे हमारी शुक्रगुजारी भी जन्म लेगी और हमारी स्ट्रेस का लेवल भी कम होगा। डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि क्वेश्चन इज आंसर्ड सर। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर वैसे अहमद, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं जो जो डिफरेंस है वो मैं टर्म्स में हम ये देखते हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, हम इनमें कैसे डिफरेंस करते हैं? तो वो लाइन ऑफ डिफरेंस कहाँ कहाँ ड्रा कर सकते हैं हम? ये तो सर बहुत लंबा एक पूरा 100 नंबर का पेपर है, नॉर्मल साइकोलॉजी, वो आपने पूछ लिया। सर स्ट्रेस जो है ये बीमारी नहीं है। ऑनलाइन सर। स्ट्रेस इज नॉट अ डिसऑर्डर सर। स्ट्रेस एक स्टेट है, एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल स्टेट है सर। इसके बाद बीमारियां शुरू होती हैं। आपने जितनी टर्म्स बोली हैं, एंजाइटी बेस्ड मेंटल डिसऑर्डर्स या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन, ये बहुत शदीद जहनी अमराज हैं जिनका आपने सर जिक्र किया है। इनकी अलग अलग अलामतें हैं। कोई 10,000 सफ़े का एक मैनुअल है जो बताता है इनके सिम्टम्स को। ये जो स्ट्रेस है सर, ये एक रोडवे है जो हमें अल्टीमेटली फिर ले जाता है उन बीमारियों तक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो स्ट्रेस जो है वो बिना तौर पर बीमारी नहीं, एक कैफियत है।
अगर इसके ऊपर इन टाइम हम तवज्जो ना दें तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, एंग्जाइटी बेस्ड मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि इब्तदाई शक्ल होती है बीमारियों की, पहले कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, फिर एंग्जाइटी आती है, फिर एंग्जाइटी से आगे डिफरेंट बीमारियों में तब्दील होना शुरू हो जाता है, साइकोसोमैटिक हो सकता है या और पर्सनैलिटी या स्किज़ोफ्रेनिया। तो उनके फिर अलग अलग सिम्टम, अलग अलग उनकी डोमेन है, जिसके कोई 8-9 पॉइंट्स हैं DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल में, या ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज में। तो वो एक लंबा बहस का मौजू है। यहाँ पर सिर्फ ये समझ लें कि जो स्ट्रेस है वो बीमारी नहीं है, वो कैफियत है जो बीमारी पैदा कर सकती है कल जाकर। आई होप सर आंसर द क्वेश्चन। जी, थैंक यू सर। मोहम्मद उस्मान, आपका माइक ऑन है। जी उस्मान साहब, मैं सुन रहा हूँ। उस्मान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद मुबशर इकबाल, आपका माइक ऑन है। मुबशर इकबाल साहब प्लीज, आपकी आवाज। मुबशर इकबाल साहब। काशिफ इम्तियाज, आपका माइक ऑन है। हेलो। जी जी सर, आपकी आवाज आ रही। हेलो कह रहे हैं, आपकी आवाज आ रही सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर आपका लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है सर। पहले भी आपका लेक्चर सर बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और ये भी सर लेक्चर आपका बहुत इन्फॉर्मेटिव है सर। वो सर एक मुझे एक चीज़ पूछनी थी सर, ये सोशल जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा कर रहे होते हैं स्ट्रेस देने में एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो सर ये कह सकते हैं कि मैं जो समझा हूँ आपके इस लेक्चर से सर, कि ये जो आपका ये जो लेक्चर था ना, ये बेस मुझे जो वन लाइनर अगर मैं वन वर्ड कहूँ तो सेल्फ कैथारसिस है सर। यानी सेल्फ कैथारसिस आप अपना करें। तो वो एक शेर है सर, मैं अगर इजाज़त हो तो मैं वो आपको जी जी सर प्लीज। सुना सकता हूँ। कि वो तारिक अजीज़ का एक शेर है कि हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। तो इंसान जो है वो स्ट्रेस में सर आता है तो है, लेकिन सर ये बताएं कि ये जो सोशल फैक्टर्स हैं ये कितना रोल प्ले अदा कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं एक बंदे के ऊपर सर। थैंक यू सर। सर बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं। देखिए सर, दो ही तो चीजें हैं इंसान की जिंदगी में, नेचर एंड नर्चर। नेचर इज कॉल्ड इनहेरिटेड मटेरियल, जो विरासती आप लेकर आए हैं वालिदैन से, और नर्चर जो आपका माहौल है। तो माहौल में समाज बहुत अहम है, इसीलिए तो इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। तो जी यकीनन जिस माशरे में हम रहते हैं उसके असरात मुझ पर और आप पर 100% सर होते हैं, और जी उनके असरात के अंदर रहना ही तो काम है। जिस हाल में जी जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। वहीं तो पता बिल्कुल। चलता है। देखिए ना, जब हम कहते हैं कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, बंदा पूछे बर्दाश्त तो कहते ही गलत बात को है। अगर समाज में कुछ खामियां हैं, बुराइयां हैं, मसाइल हैं, इश्यूज हैं, तो उसी के अंदर तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। अगर तो सारा इट्स कुछ ही मीन ठीक है फिर तो जरूरत ही कहीं नहीं है आपको। तो इट्स समाज मीन के असरअंदाज होना है, होता रहना है, आइंदा भी होते रहना है। लेकिन आपकी और मेरा काम यह है कि उस समाज के अंदर जो चीजें असरअंदाज हो रही हैं उनको पॉजिटिवली लेकर, अगर कहीं चेंज करने की जरूरत है खुद को करें, जहां नहीं जी जरूरत है वहां उन चीजों को अपने ऊपर जी हावी ना कर लें, उनकी जी वजह से अपनी मंजिल खोटी ना कर लें। आई ठीक। होप आंसर द मतलब क्वेश्चन सर। मतलब ये कि सर ये सेल्फ कैथारसिस आप इंसान खुद यानी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इंसान का। सर कैथारसिस का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा सर, ये आप कर सकते हैं, आप बड़े आदमी हैं। कैथारसिस के मानी बिल्कुल डिफरेंट है सर ग्रीक मैथोलॉजी में। तो मैं तो अच्छा सिर्फ सर। ये कहूंगा सर कि सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस मॉनिटरिंग। और खुद ही, ओके मैं उसकी बात ओके कर सकता हूँ सर कि उसे हमें बुलंद ठीक। करना चाहिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। जी गुलाम मैडम शबीर, साहब आपका कोई। माइक ऑन है। जी राइट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, गुलाम शबीर बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मदी शरीफ, डिस्ट्रिक्ट चनियोर से। हुक्म सर, हुक्म सर। हाँ। सर, आपका लेक्चर इंतहाई इंफॉर्मेटिव था। आज के दौर में इस तरह की तरबियत की हर दूसरे बंदे को ज़रूरत है। मैं सर ना आपका लेक्चर नोट कर रहा था और बीच में आवाज़ इंटरप्ट हो गई। उसमें 2-3 पॉइंट छूट गए थे सर। तो सर मैं बताइए चाहता हूँ कहाँ सर पर। कि आप काइंडली सर 9वां और 10वां पॉइंट, ये उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी, तो प्लीज़ सर ये भी दोबारा बता दीजिए। 9वां और 10वां आप कोपिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं सर? जो 9th सर थी वो बात थी सर रेगुलर एक्सरसाइज की। 9 में कहा था कि जी आप हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी करें, क्योंकि जो जिस्मानी सरगर्मी या हमारी एक्सरसाइज है वो इंडोर्फिन हार्मोन पैदा करती है। इंडोर्फिन हार्मोन अगर 15 मिनट की आप एक्सरसाइज कर लें एक दिन में, तो अगले 24 घंटे में आपकी स्ट्रेस का मुकाबले करने के लिए सफिशिएंट होती है। जो 10वां पॉइंट था वो था कि आप कोई हॉबी इख्तियार करें, यानी आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको पॉजिटिवली आपकी हॉबी हो। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आप साइकिलिंग करें, रनिंग करें, फिशिंग करें, पेंटिंग करें, पोइट्री करें, जर्नलिंग करें, कुछ लिखें, कोई आप पेट पाल लें, कोई आप दरख्त लगा लें, कोई आप पौधा घर में रख लें, ताकि आपकी हॉबी जो है वो आपको फारग ना रहने दे, क्योंकि फारग वक्त में हम ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो ये था सर 9वां और 10वां पॉइंट। आई होप आंसर द क्वेश्चन सर। सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। वेलकम सर। मोहम्मद इरफान मंशा, आपका माइक ऑन है। मोहम्मद इरफान मंशा साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर फॉर एग्जांपल एक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका जो इमीडिएट बॉस है उसको आपके साथ कोई पर्सनल ग्रज है और उसने हर जगह पे आपको हिट करना है, हर सर जगह नाम ही ले दें अदारे का भी। पे। नहीं नहीं जी नहीं नहीं सर, नहीं, जारी रखें। सर मैं सेक्टर की बात नहीं कर रहा सर। सर मैं एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, किसी भी अच्छा जी। ऑर्गेनाइजेशन में। मैं अच्छा कॉलेज जी। की बात नहीं कर रहा। कॉलेज में तो हम चीजों को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं सर। अच्छा सर, अच्छा उसमें जी। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई इमीडिएट बॉस है जिसका मकसद ही आपको उसको आपके साथ किसी भी तरह का पर्सनल ग्रज है, उसने हर मौके पे आपको हिट करना है। आपको बाकी आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ बिठा के आपको कोई असाइनमेंट ऐसी देनी है जो कि पॉसिबल ना हो या जो किसी और को देने वाली ना हो। तो मतलब हर मौके पे उसने खामियां ढूंढनी है या ऐसे मौके तलाश करने हैं कि आप किसी तरह से ना मतलब उस एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर पाए और वो आपके नेगेटिव जो पॉइंट्स है ना उसको ऐड अप करता रहे अपने पास, और उसने हर मौके पे आपको हिट करना हो। तो इसको कैसे मैनेज करना है सर? इधर आ सितमगर गुलाम अपना मोहम्मद इरफान मंशा साहब, इधर आ सितमगर, सबर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। सर जब जब वो ये करे तब तब आपने रेजिलियंस शो करनी है। तभी तो सर आप स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं। उसका काम है स्ट्रेस फैलाना, आपका काम है स्ट्रेस को मैनेज करना। कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई है खाल के कायनात ने कि उन्होंने कायनात में सुकून देना है, अच्छाई देनी है, भलाई देनी है। उन्होंने कांटों का जवाब कांटों से नहीं देना। तो हम अपनी ड्यूटी अदा करेंगे सर। वो जो कर रहे हैं उनको करने देते हैं, उनका अपना काम है वो। हम उसमें हम नहीं कहते कि उसको किसने इस पे लगा दिया। हमारी जो ड्यूटी है सर हमने तो वो अदा करनी है। अगर कोई इतना नेगेटिव है तब तो आपको और मुझे और ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है। देखिए ना सर, जहर जितना सरायत कर जाए तो उसके लिए इलाज भी तो उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर कोई शख्स इतना टॉक्सिक है, इतनी टॉक्सिक थॉट्स रखता है, तो फिर तो मुझे और आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि अपने आप को हम बचा सकें। उसकी टॉक्सिक थॉट उसी तक महदूद कर दें। वो एक ही सूरत हो सकती है कि हम उसको घर ना लेकर जाएं। हम स्ट्रेस प्रोन ना हों कि उसने जो कहा मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसने जो कहा वो उसके पास ही तोहफे रहने दें, उसके तोहफे अपने घर ना लेकर जाएं। आई होप सर आंसर द क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल सर, आपने आंसर तो बड़े अच्छे तरीके से दिया है, लेकिन इसमें भी हमने अपने आप को ही मैनेज करना है ना। लेकिन हम उसको कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं? मतलब वो हमें खराब करने की कोशिश कर रहा है, या ये कह लें अगर हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो उसकी कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से वो हमें यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाए। तो इस सेंस में मैं ये सर बात कर रहा था कि वो जाहिर है सर वो नेगेटिव कब्रिस्तान भरे पॉइंट्स पड़े तो। हैं। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जो दूसरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर वो भी नहीं है दुनिया में सर। सर कोई किसी जी को नहीं जी निकाल बिल्कुल। सकता सर।
इसलिए अल्लाह जी पर सर, इत्मीद रखिए। कोई नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता सर। जी इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम सर। जी मैडम साहब, कोई और है सर या इसको क्वेश्चंस तो और हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी 12:15 पे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होना है, तो इसलिए जी अब हम मैडम इस साहब, बस रैप इजाजत अप ले कर लें लेते तो हैं। ज्यादा बेहतर है। जी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आसानियां बांटने, आसानियां तकसीम करने का ज़र्फ और तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।